इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए एक साथ एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पहले 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करने के लिए सॉरी, क्योंकि हम इस कुछ काम से मेरे कुछ मीटिंग होती है तो हम बाहर होते हैं, तो बस आते आते कभी तुरंत आ गए, कभी 5-10 मिनट लेट हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल पीडीएफ जहां से हम लोग पढ़े रहे थे, मतलब छोड़ा था, वहां से आज आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लैपटॉप ओपन करेंगे। सबके पास पीडीएफ है? जी मैम। चलिए स्टार्ट। 11वां कंकाल की मांसपेशी। विशेष ऊतक जो हड्डियों से जुड़ा होता है और गति की अनुमति देता है, साथ में कंकाल की मांसपेशियों और हड्डियों को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसे लोगों में सिस्टम। जी मैम, बहुत थोड़ा वैसा है, मिटा हुआ है। लेवोमेटर सिस्टम भी कहा जाता है। सामान्यतः सिस्टम इन हिंदी में कंकाल की मांसपेशी को ऊपरी बाह के आगे और पीछे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसे विरोधी जोड़े में बांटा जाता है। कंकाल की मांसपेशियां हमारे सचेत नियंत्रण में होती हैं। यही वजह है कि उन्हें शैक्षिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। एक अन्य शब्द धारीदार मांसपेशियां हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ऊतक धारीदार दिखता है। चिकनी पेशी विभिन्न आंतरिक संरचनाओं में स्थित होती हैं, जिसमें पाचन तंत्र, गर्भाशय और रक्त वाहिकाएं जैसे धमनियां शामिल हैं। चिकनी पेशी परतदार चादरों में व्यवस्थित होती हैं, जो संरचना की लंबाई के साथ तरंगे में सिकुड़ती हैं। एक अन्य सामान्य शब्द अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि चिकनी पेशी की गति हमारी सचेत जागरूकता के बिना होती है। हृदय की मांसपेशी
हृदय के लिए विशिष्ट मांसपेशी। हृदय हमारी सचेत जागरूकता के बिना सिकुड़ता और शिथिल होता है। शरीर की महत्वपूर्ण मांसपेशियां मासेटर, टेम्पेरल बोन जो पक्षों और खोपड़ी के आधार का हिस्सा बनता है, के नीचे जबड़े मासेटर, टेम्पोरल बोन जो पक्षों की खोपड़ी के आधार के हिस्सा बनता है से निचले जबड़े तक चलता है। यह मुंह को बंद करने के लिए निचले जबड़े को ऊपर उठाता है। मासेटर आपके शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। अस्थाई टेम्पेरलिस खोपड़ी की वो हड्डियां हड्डियां शुरू होता है सामने और किनारे और आधार पर ये निचले जबड़े अनिवार्य के शीर्ष तक पहुंचता है। मासेटर की तरह टेम्परेर मुंह को बंद करने में मदद करता है। त्रिभुजाकार डेल्टोइड्स कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। मस्कुलर सिस्टम इन हिंदी में ये सबसे मजबूत बिंदु केंद्रीय खंड है जो हाथ को बगल में उठाता है। पेशी के आगे और पीछे के हिस्से हाथ को जोड़ते हैं। डेल्टोइड रीड शब्द डेल्टोराइड्स से आया है जिसका अर्थ है एक नदी डेल्टा के आकार का जो त्रिकोणीय है। अब पढ़ेंगे देवेंद्र जी, स्टार्ट करेंगे। मांसपेशी मेजर। पेक्टोरलिस मेजर एक बड़ी पंखे के आकार की मांसपेशी है। यह सामने के ऊपरी हिस्से को कवर करता है जो ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम से शुरू होता है, जिसमें दूसरी से छठी पसली भी शामिल है। वहां से पेक्टोरलिस मेजर कॉलर बोन या हंसली से जुड़ जाता है और कंधे के ठीक नीचे ऊपरी बांह की हड्डी या ह्यूमरस में परिवर्तित हो जाता है। यह पेशी हाथ को पूरे शरीर में घुमाती है। प्लीहा तिल्ली एवं इसके कार्य। तिल्ली लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। उदर गुहा के ऊपरी बाएं क्षेत्र में स्थित प्लीहा का प्राथमिक कार्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, सेलुलर मलबे और बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों के रक्त को फिल्टर करना है। थाइमस की तरह प्लीहा घर और लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं की परिपक्वता में सहायता करता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो विदेशी जीवों से रक्षा करती है जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करने में कामयाब रहे हैं। लिम्फोसाइट कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करती है। जो ये प्लीहा बोल रहे हैं, रुकेंगे देवेंद्र। प्लीहा को इंग्लिश में, हिंदी में प्लीहा और तिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। जब भी आपकी कोई रिपोर्ट आती है, आप देखना वहां स्प्लीन लिखा होता है। कोई भी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिस रिपोर्ट में कनेक्ट कर रहा हो उसमें स्प्लीन लिखा होता है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन हमारा जो ऑर्गन है, ये उपस्थित कहाँ है? स्प्लीन का अर्थ है प्लीहा और तिल्ली। उपस्थित कहाँ है ये हमारा जो पाचन तंत्र है, लेफ्ट साइड में, पूरे पाचन तंत्र में जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा अमाशय है। अमाशय से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है स्प्लीन का। लेकिन ये कनेक्ट किससे होता है? उपस्थिति इसकी है हमारे पाचन तंत्र में, अमाशय के पास, स्टमक के पास।
लेकिन ये प्रॉपर हिस्सा किसका है? हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इम्यून सिस्टम के दो नाम है, एक लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम। ठीक है, कई बार मैंने बताया लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र बोला जाता है और इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरक्षा तंत्र, दोनों एक ही है। ठीक, इंग्लिश में लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम दोनों पर्यायवाची है, सिनोनिम है, और लसिका तंत्र और रोग प्रतिरक्षा तंत्र ये हिंदी मीनिंग है। इसी के अंदर हमारी एक ग्लैंड आती है, जब भी हम आपको ग्लैंड से पढ़ाते हैं तो बताते हैं ना, तो चेस्ट के पास कौन सा सिस्टम है हमारा? लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम। और इसी सिस्टम में कौन सी हमारी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। ठीक, थाइमस ग्लैंड हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई ग्लैंड है। तो जो थाइमस ग्लैंड है, या ये कह दे तो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में चार चीजें हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक, इसके बाद इसी से जुड़े हमारे दो ऑर्गन हैं, वो कौन कौन से हैं? एक टॉन्सिल है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जब भी किसी के टॉन्सिल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, आप समझ लेना इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है, लंग्स में समस्या हो रही है। दूसरा स्प्लीन है, हमारे इम्यून सिस्टम का ही ऑर्गन है, लेकिन वो है कहां पर? पाचन तंत्र में है। ठीक, जिसका नाम स्प्लीन है। जब भी कोई रिपोर्ट निकाली जाती है, कोई पैथोलॉजी में जाते हैं, तो ये स्प्लीन से चेक कर लिया जाता है कि इम्यूनिटी कितनी डाउन है। यदि हीमोग्लोबिन चेक कराए एक वो तरीका है, नहीं तो स्प्लीन से चेक किया जाता है। जितना हमारा आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जितनी अदर ऑप्शनल थेरेपीज हैं, वहां पे भी इसी स्प्लीन से चेक किया जाता है। तो ध्यान रहे, जो स्प्लीन प्लीहा लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ा, लेकिन जिसकी उपस्थिति कहाँ है? पाचन तंत्र में, आमाशय के पास, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है, पाचन तंत्र में उपस्थित है। चलिए आगे पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करके शरीर को खुद से भी बचाते हैं। प्लीहा रक्त में एंटीजन और रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए मूल्यवान है। प्लीहा को अक्सर जो जीवन रक्षा, जीवों की रक्षा या जीवन रक्षा करने वाला प्रणाली है, और फिर लिखा है एंटीजन। तो जीवन रक्षा करने वाली प्रणाली को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, जो जीवन की रक्षा करती है वो कौन सी सेल है? व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ठीक, और जो एंटीजन है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली का हिस्सा। और जो एंटीजन है, ये क्या है? इसको एक चीज, दो वर्ड लिखिए अपने सिलेबस पे, एंटीजन और एंटीबॉडीज। इंग्लिश में लिखिए पहले, एंटीजन और एंटीबॉडीज, क्योंकि यही बोला जाता है नॉर्मल। फिर आप समझने में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोला गया। एंटीजन का अर्थ क्या है? रोग रूपी शत्रु, रोग रूपी शत्रु है एंटीजन। जैसे कोरोना वायरस, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, तो कोई भी एंटीजन हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल पे लिख लीजिए कोरोना वायरस। कैंसर, ट्यूमर, कुछ भी, कोई डिजीज का नाम डालिए, सभी एंटीजन में आएंगे। ठीक, जो भी बाहर से डिजीज किसी भी कारण से प्रवेश करेगी या कुछ भी कारण बनेगा, वो सब एंटीजन है। या जो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होगा, सब वो एंटीजन है। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या है? जो हमें रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, वो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करे, वो एंटीबॉडीज है। तो एंटीजन का एग्जांपल दिया कोरोना वायरस, एंटीबॉडीज क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। अभी कोई कंफ्यूजन किसी का इस बात को समझने में? अभी कुछ लग रहा हो तो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। जी मैडम, मैं समझी नहीं, मुझे एक बार फिर से थोड़ा समझ। देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडीज दो वर्ड्स लिखे हैं सभी ने। ठीक है, एंटीजन क्या है? रोग रूपी शत्रु है।
जब भी कोई बोले एंटीजन आपकी बॉडी में है, तो एंटीजन का मतलब बीमारी है, कोई रोग है हमारे शरीर, वो है एंटीजन। ठीक, जब एंटीबॉडीज बोले तो इसका मतलब हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार है। तो रोगों से लड़ने के लिए तैयार है तो वो एंटीबॉडीज हो गए। तो यही एंटीबॉडीज का प्रॉपर नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। तो WBC को ही एंटीबॉडीज बोला जाता है और रोगों को, डिजीज को एंटीजन बोला जाता है। ठीक, जो भी शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो सब एंटीजन, और जो भी हमारे शरीर को रोगों से बचाने में सहायता करता है वो सब एंटीबॉडीज, प्रॉपर नेम WBC, व्हाइट ब्लड सेल। मैडम RBC किस में आएगा? RBC इसमें रोल प्ले करता है, वो भी इसी का पार्ट है, लेकिन जब हमें रोगों से रक्षा करने में तत्काल जो सहायता करता है वो WBC करता है। फिर उसके बाद RBC का रोल आता है, फिर प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब आते हैं, लेकिन वो सब इसके नीचे आते हैं। जैसे होता है ना कि हमारा घर पूरा बना है, लेकिन घर का एक मुख्य दरवाजा होता है कि नहीं होता है? ठीक, घर के अंदर सभी कमरों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा अगर बंद कर दिया जाए तो आप कहीं एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या है? घर का मुख्य दरवाजा है WBC। तो घर में सभी का महत्व है, लेकिन एक मेन महत्व किसका है? जो हमारा एंटर करने वाला गेट है। तो WBC जस्ट लाइक वही। चलिए आगे पढ़ेंगे देवेंद्र जी। प्लीहा को अक्सर एक छोटी मुट्ठी के आकार के रूप में वर्णित किया जाता है। यह रिब केज के नीचे, डायफ्राम के नीचे और बाईं किडनी के ऊपर स्थित होता है। प्लीहा धमनी के माध्यम से आपूर्ति किए गए रक्त से भरपूर होता है। इस अंग से रक्त प्लीहा शिरा के माध्यम से बाहर निकलता है। प्लीहा में अपवाही लसिका वाहिकाएं भी होती है, जो लसिका को तिल्ली से दूर ले जाती है। लसिका एक स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त प्लाज्मा से आता है, जो केशिका बिस्तरों पर रक्त वाहिकाओं से बाहर निकलता है। यह द्रव्य कोशिकाओं को घेरने वाला अंतरालीय द्रव्य बन जाता है। लसिका वाहिकाएं लसिका को शिराओं या अन्य लिम्फ नोड्स की ओर एकत्रित और निर्देशित करती है। प्लीहा एक नरम लंबा अंग है जिसमें एक बाहरी संयोजी ऊतक होता है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। यह आंतरिक रूप से लोब्यूल नामक कई छोटे वर्गों में विभाजित होता है। तिल्ली में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, लाल गुदा और सफेद गुदा। सफेद गुदा लसिका ऊतक है जिसमें मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नामक लिम्फोसाइट होते हैं जो धमनियों को घेरते हैं। लाल गुदे में एक बार वो रिपीट करिए, यहाँ से तिल्ली में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, यहाँ से दोबारा रिपीट करिए। तिल्ली में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, लाल गुदा और सफेद गुदा। सफेद गुदा लसिका ऊतक है जिसमें मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नामक लिम्फोसाइट होते हैं जो धमनियों को घेरते हैं। लाल गुदे में शिरा परक, साइनस और प्लीहा डोरियां होती है। शिरा परक, साइनस अनिवार्य रूप से रक्त से भरी गुहाएं हैं, जबकि प्लीहा डोरियां संयोजी ऊतक हैं जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं और कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज सहित होती हैं। प्लीहा का प्रमुख कार्य रक्त को छानना है। तिल्ली विकसित होती है और परिपक्व प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उत्पादन करती है जो रोग जनकों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। प्लीहा के सफेद गुदे के भीतर बी और टी लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है
टी लिम्फोसाइट कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जिसमें संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता शामिल है। टी कोशिकाओं में टी सेल रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन होती हैं, जो टी सेल झिल्ली को आबाद करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के एंटीजन पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती हैं को पहचानने में सक्षम है। टी लिम्फोसाइट थाइमस से प्राप्त होते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्लीहा तक जाते हैं। बी लिम्फोसाइट या बी कोशिकाएं अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो एक विशिष्ट एंटीजन के लिए विशिष्ट होती है। एंटीबॉडी प्रतिजन को बांधता है और इसे अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए लेबल करता है। सफेद और लाल दोनों तरह के गुदे में लिम्फोसाइट और प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है, जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। ये कोशिकाएं एंटीजन, मृत कोशिकाओं और मलबे को निगलकर और पचाकर उनका निपटान करती है। एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। देखो, जब जहाँ पे लाल गूदा और सफेद गूदा लिखा, तो लाल गूदा किसके लिए? आरबीसी के लिए, रेड ब्लड सेल के लिए। ठीक है, सफेद किसके लिए? व्हाइट ब्लड सेल के लिए। फिर देखेंगे इस पे क्या लिखा है। ऊपर लिखा था बी लिम्फोसाइट्स या बी कोशिकाएं। लिम्फोसाइट्स का अर्थ कोशिकाओं से है। कोशिकाएं अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। जितना भी हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये सबका निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सबका निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में। ठीक, प्लीहा क्या है? स्प्लीन। इसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नहीं दो एक साथ आते हैं। जो स्प्लीन प्लीहा है कि इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, और स्प्लीन को ही ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये ब्लड का बैंक भी है और यहीं पर आरबीसी, जितनी हमारी सेल होती है ब्लड वाली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी डेथ भी यहीं पर होती है। ठीक, क्योंकि इस सेल की डेथ होगी फिर नई सेल निकलती है। जैसे बॉडी की डेथ होती है तो बॉडी से नए जन्म भी होता है और बॉडी का एक समय अंत भी होता है, मतलब खत्म भी होती है, डेड होती है। तो वैसे इस सेल भी हमारी, तो आरबीसी डब्ल्यू, ये सेल कहाँ डेड होती है? स्प्लीन में ही डेड होती है। इसलिए स्प्लीन को कब्रिस्तान भी बोला जाता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, और आरबीसी का ब्लड बैंक भी इसी को बोला जाता है। दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है और ब्लड का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन सब की डेथ होती है। ठीक, चलिए। और जो हमारा प्लीहा है उसका काम क्या है? ब्लड को छानना, रक्त को छानना। उपस्थित कहाँ? हमने बोला था लेफ्ट साइड। इस जो हमारा अमाशय है, तो जो अमाशय है पीछे बैक साइड से, वही किडनी का पार्ट है। तो किडनी के पास लेफ्ट साइड में स्प्लीन उपस्थित है हमारा। चलिए पढ़ेंगे आगे इसको। जबकि प्लीहा मुख्य रूप से रक्त को छानने का कार्य करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से भी संग्रहित करता है। ऐसे मामलों में जहां अत्यधिक रक्तस्राव होता है, प्लीहा से लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और मैक्रोफेज निकलते हैं। मैक्रोफेज सूजन को कम करने और घायल क्षेत्रों में रोगजनकों या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त के घटक हैं जो रक्त के थक्के को खून की कमी को रोकने में मदद करते हैं। रक्त की हानि की भरपाई में मदद करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं को प्लीहा से रक्त परिसंचरण में छोड़ा जाता है। रक्त लसिका एवं इनके कार्य।
खून शरीर के सभी हिस्सों में मौजूद होता है। यह शरीर की करोड़ों कोशिकाओं तक खाना और द्रव्य पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। इसी तरह यह सभी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। ऊतकों से अनचाहे पदार्थ को लीवर, गुर्दों, त्वचा और आंतों तक पहुंचाता है, जहां से यह शरीर के बाहर फेंका जाता है। खून में ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन और सफेद रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, जो शरीर की बीमारी आदि से सुरक्षा करती हैं। खून से चोट ठीक होने में भी मदद मिलती है। जब चोट से खून बहे तो खून की नलियों को बंद करके खून को रोकने का काम भी यह खुद ही करता है। सब तरह संचरण के कारण खून शरीर का तापमान बनाए रखने का काम भी करता है, पर इसके संचरण से कीटाणु और कैंसर की कोशिकाएं भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। खून पूरे शरीर में नलियों में घूमता है। इन नलियों को धमनियां और शिराएं कहते हैं। धमनियां शुद्ध किया हुआ खून दिल से लेकर सब तरफ पहुंचाती है। शिराएं सब ओर से उपयोग किया गया प्रयुक्त खून इकट्ठा करती है। खून इसी इच्छत परिसंचरण तंत्र में भी घूमता है, परंतु छिद्रित कोशिका नलियां होती है, जिससे सफेद रक्त कोशिकाएं और द्रव अंदर बाहर जा सकता है। द्रव से लसिका बनती है, जो लसिका तंत्र द्वारा फिर संचरण में आ जाता है। लसिका में कुछ पोषक तत्व और कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं होती है। जब भी शरीर में चोट लगती है, हमें वहां कुछ शोथ सूजन सा दिखाई देता है। इस शोथ से कोशिका के छेद कुछ बड़े हो जाते हैं, जिससे और ज्यादा सफेद रक्त कोशिकाएं और द्रव इनमें से निकलकर बाहर आ सकते हैं। जब सफेद कोशिकाएं दुश्मन जीवाणुओं को खात्मा कर लेती हैं, तो वो संचरण में वापस आ जाती हैं। कभी कभी जब ये कोशिकाएं शोथग्रस्त ऊतकों में फंसी रह जाती है, तो ये रक्त संचरण में वापस नहीं आ पाती। सफेद रक्त कोशिकाएं 5 तरह की होती है। ये शरीर के बचाव के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खून में उपस्थित प्रोटीन ग्लोब्यूलिन भी शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन और गैसों का आदान प्रदान। खून की लाल कोशिकाओं के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी पदार्थ के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक वैसे ही जैसे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हीमोग्लोबिन गैसों को अपनी ओर खींचता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों को हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेती है। हीमोग्लोबिन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके ले जाता है। फेफड़ों में इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड खून से अलग होती है और सांस द्वारा अंदर ली गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। इस तरह गैसों के हीमोग्लोबिन से अंदर बाहर जाना गैसों वहां पर घनता या कमी विरलता पर निर्भर करता है। वहां पर घनता या कमी विरलता पर निर्भर करता है। डिफ्यूजन के कारण गैस के कण उस ओर खींचते हैं जिस ओर उनका घनत्व या घनापन कम होता है। इसमें एक चीज देखेंगे इम्पोर्टेंट, सभी लोग देखेंगे, जो हीमोग्लोबिन है, अभी हमने 4 चीजें पढ़ी, फिर ध्यान से लिसन केयरफुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा सिस्टम है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं? सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम। ठीक, दोनों एक ही। हिंदी में बोले तो लसिका तंत्र या रोग प्रतिरक्षा तंत्र।
उसके अंदर हमारी थाइमस ग्लैंड आती है। ठीक, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। उसी थाइमस ग्लैंड में 4 चीजें कनेक्ट हैं। कौन कौन सी? WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, WBC का कार्य क्या है? रोगों से लड़ने में सहायता करना। RBC का भी यही कार्य है, लेकिन RBC का कार्य इससे थोड़ा अलग है। RBC किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हीमोग्लोबिन के लिए। जब हीमोग्लोबिन हमारा कैसा है तो वो RBC से चेक किया जाता है। जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन पूछा जाए तो कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर। तो जब किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो RBC कम होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक, तो RBC में हीमोग्लोबिन है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है खून में थक्का बनने से रोकना, जो क्लॉटिंग्स हो जाती है उसको बनने से रोकना। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल और WBC व्हाइट ब्लड सेल घूमते तैरते। ठीक है, लिक्विड वाला फॉर्म। इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हम लोगों का ब्लड होता है वो प्लाज्मा के फॉर्म में, फिर उसी के अंदर RBC, WBC वर्क करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? एक उसी का घटक है ब्लड का, जिसके कारण प्लेटलेट ठीक होंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन, जो हमारा प्लाज्मा है वो जमेगा नहीं, खून के थक्के नहीं। तो सबके कार्य अलग अलग पता होने चाहिए। फिर स्प्लीन क्या है? स्प्लीन जो किडनी के आगे है, या लेफ्ट साइड जो पीछे किडनी है, और आगे से जो हमारा, अगर फ्रंट में देखेंगे तो पाचन तंत्र में लेफ्ट साइड हमारा क्या है? स्टमक है, उसी के पास स्प्लीन है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहीं पर ये ब्लड बैंक भी है और यहीं पर हमारे ब्लड सेल की डेथ होती है। जिन सेल की डेथ हो जाती है उनको डाइजेस्ट कौन कर लेता है? WBC। ठीक, डेथ, जितनी भी सेल की डेथ होती है उनको कौन खा जाता है? WBC डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन किस में है? रेड ब्लड सेल में, जिसके कारण खून का रंग लाल है। फिर अभी उन्होंने दूसरी चीज पढ़ी, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है? गैसेस को आदान प्रदान करने में सहायता करता है। मैडम बीच में थोड़ा सा कट गया था, और एक बार बोल दे तो। हमने बोला जो हमारा रेड ब्लड सेल है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड है। और जो RBC में हीमोग्लोबिन है उसके कारण ही हम लोग जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है? गैसेस को लेने और छोड़ने में RBC, जो रेड ब्लड सेल है या हीमोग्लोबिन है, ये सहायता। तभी बोला जाता है कि किसी को अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखना हो तो वो प्राणायाम रेगुलर। जब हम रेगुलर मोड में प्राणायाम करते हैं तो क्या फायदा होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? लंग्स में जब ऑक्सीजन पहुंच रही होती है तो ये ब्लड को में जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको प्यूरिफाई करके हमारे शरीर में पहुंच जाए। और दूसरा क्या करेगी? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्योर जो ऑक्सीजन थी उसको गेन कर लिया, और जो इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस है उसको हीमोग्लोबिन की सहायता से हमने बाहर। ठीक, इसीलिए रेड ब्लड सेल को अगर हमें बढ़ाना हो तो प्राणायाम को मस्ट करना। हीमोग्लोबिन का रेट ठीक करना हो या हीमोग्लोबिन को ठीक रखना हो तो प्राणायाम करने से भी हमारा हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उतना नेचुरल फॉर्म में होता है। चलिए पढ़ेंगे आगे इसको। मैडम प्लाज्मा का थोड़ा बता दीजिए ना, प्लाज्मा का जो प्लाज्मा के अंदर क्या? प्लाज्मा के अंदर कुछ नहीं है। प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म में, जो ब्लड है वो प्लाज्मा ही है,
उसी ब्लड में हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स है वो क्या है, जो हमारा प्लाज्मा, जो लिक्विड वाला जो ब्लड है उसको थक्के बनने से रोकता है, प्लेटलेट्स का काम। ठीक, जब भी कभी पढ़ा करो तो सबके नाम अलग अलग लिख लिया करो और फिर इसके बाद उनके वर्क लिख लिया करो, तो हमेशा माइंड में फीड हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। कुछ चीजें ऐसी होती कि आपने नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बट ये चीजें उनकी जरूरत पड़ती है। हम लोग को डेली लाइफ में अपनी इम्यूनिटी कैसी डाउन है, स्ट्रांग है, ये पता करना होता है, तो इन सबसे चेक हो जाता है। चलिए पढ़ेंगे देवेंद्र जी आगे। पोषक तत्वों की यातायात। एक स्वस्थ इंसान में खून में पोषक तत्वों का स्तर लगभग स्थिर होता है। खून में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अन्य प्रोटीन, वसा, खनिज, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। विभिन्न अंग खून में अलग अलग जरूरी पदार्थ लेते छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि कई और पदार्थों के साथ साथ खून में से आयोडीन भी लेती है। इस तरह खून शरीर का आम संचरण का एक माध्यम है। दवाइयों को उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने के लिए भी हम इसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। पाचन तंत्र। लाल ग्रंथियां पाचक रस, अग्न्याशय रस, पित्त रस, अवशोषण एवं आत्मसातीकरण। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। इसका निर्माण अग्न्याशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है और सारे अग्न्याशय से एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। पित्ताशय से पित्त को लाने वाली वाहिनी इस अग्न्याशय वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बन जाती है। उसी के मुख द्वारा अग्न्याशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंचते रहते हैं। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय आदि। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय हैं। पाचन संपादित करें। मुख्य लेख पाचन। आहार पदार्थों के विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल हैं। सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। किसी में कोई घटक अधिक होता है, कोई कम। हमारा शरीर भी इन्हीं अवयवों का बना हुआ है। शरीर का 2/3 भाग जल है। प्रोटीन शरीर की मुख्य वस्तु है जिससे अंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में रहता है, जिसकी मांसपेशियों को सदा आवश्यकता होती है। वसा की भी अत्यधिक मात्रा शरीर में एकत्र रहती है। विटामिन और लवणों की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं के उचित संपादन के लिए होती है। हमारा शरीर ये सब वस्तुएं आहार से ही प्राप्त करता है। हाँ, आहार से मिलने वाले अवयवों का रासायनिक रूप शरीर के अवयवों के रूप में भिन्न होता है। अतएव आहार के अवयवों को शरीर पाचक रसों द्वारा उनके सूक्ष्म घटकों में विघटित कर देता है और उन घटकों का फिर से संश्लेषण करके अपने लिए उपयुक्त अवयवों को तैयार कर लेता है। यह काम अंगों की कोशिकाएं करती है। जो घटक उपयोगी नहीं होते उनको ये छोड़ देती है। शरीर
ऐसे पदार्थों को मल मूत्र स्वेद और श्वास द्वारा बाहर निकाल देता है। पाचन का प्रयोजन है आहार के गुण अवयवों को साधारण घटकों में विभक्त कर देना। यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, आमाशय में जठर रस द्वारा, ग्रहणी में अग्नाशय रस तथा पित्त द्वारा और क्षुद्रांत में आंत्र रस द्वारा संपादित होता है। इन कार्यों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जाता है। आरंभिक पाचन। मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उसमें लार मिलता रहता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिला रहता है। यह रस मुंह के बाहर स्थित कपोल ग्रंथि और अधोहन्वी तथा अधोजीव ग्रंथियों में बनता है। इन ग्रंथियों से विशेषकर आहार को चबाते समय उनकी वाहिनियों द्वारा लार रस मुंह में आता रहता है। इसकी क्रिया क्षारीय होती है। उसके टाइलिन एंजाइम की रासायनिक क्रिया विशेषकर कार्बोहाइड्रेट पर होती है, जिससे उसका स्टार्च पहले डेक्सट्रिन में और तत्पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। साधारण ईख की चीनी में भी यह परिवर्तन होता है। आहार के ग्रास को गीला और स्निग्ध करना भी लार का मुख्य कार्य है, जिससे वह सहज में निगला जा सके और पतला ग्रास नाल में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाए। निगलने की क्रिया मुख के भीतर जिह्वा की पेशियों तथा ग्रसनी की पेशियों द्वारा होती है। जिह्वा की पेशियों के संकोच से जिह्वा ऊपर को उठकर तालू और जिह्वा पृष्ठ पर रखे हुए ग्रास को दबाती है, जो वहां से फिसलकर पीछे ग्रसनी से चला जाता है। तुरंत ग्रसनी की पेशियां संकोच करती हैं और ग्रास घंटी ढक्कन पर होता हुआ ग्रास नली में चला जाता है, जहां उसकी भित्तियों में स्थित वृत्ताकार और अनुदैर्ध्य सूत्र अपने संकोच और विस्तार से उत्पन्न हुई आंत्र गति द्वारा उसको नाल के अंत तक पहुंचा देते हैं और ग्रास जठर द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय के विभिन्न भाग। आमाशय में पाचन की क्रिया जठर रस द्वारा होती है। आमाशय की श्लेष्म कला की ग्रंथियां यह रस उत्पन्न करती हैं। जब आहार आमाशय में पहुंचता है तो यह रस चारों ओर की ग्रंथियों से आमाशय में स्थित तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है, जैसे उनको उंडेला जा रहा हो। इस रस के दो मुख्य अवयव पेप्सिन नामक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीन पर होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। इस क्रिया से प्रोटीन पहले फूल जाता है और फिर बाहर से गलने लगता है। इस कारण ग्रास का भीतर भाग देर से गलता है। इसमें लार के टाइलिन एंजाइम की क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक लार का सारा क्षार आमाशय के आम्लिक रस द्वारा उदासीन नहीं हो जाता। जठरीय रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले मेटाप्रोटीन बनता है, फिर यह प्रोटियोजेज
प्रोटियोजेज है में बदल जाता है। प्रोटियोजेज फिर पेप्टोन में टूट जाते हैं। इससे अधिक परिवर्तन नहीं होता। बस ध्यान रखें, प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इतना देखने दिया है, लेकिन प्रॉपर इसका जो वर्डिंग है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्टोन में। फिर एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। जठरीय रस में दो और एंजाइम भी होते हैं जिनको एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और लाइपेज वसा को। इसमें दूध को फाड़ने वाला एक और एंजाइम रेनिन भी होता है। इसमें हल्की जीवाणुनाशक शक्ति भी होती है। जठरीय रस का स्राव बस रुकेंगे धीरे धीरे। अब शांति पाठ करेंगे। कल आज जो हमने पढ़ा है इसको हम कल फिर पढ़ेंगे, रिवीजन मिलेंगे। एक बार आप लोग भी इससे लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है स्प्लीन और ये जो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज आप सब रीड कर लेंगे, बस देख कर रीड करना। इसको हम कल दोबारा रीड कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now when you palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। Raju Singh, 7 participants.